डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स? तो इन सारे एग्जाम्पल से आपने क्या कंक्लूजन निकाला? डज अ फोर्स कॉज अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप? क्या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स स्टॉप कर सकता है? कैन इट चेंज स्पीड और डायरेक्शन और ऑफ मोशन और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो येस, ये चलती हुई किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है, उसके मोशन को, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके मोशन को रोक सकता है, उसको स्टॉप भी कर सकता है और उसकी स्पीड को कम भी कर सकता है, ठीक है। या फिर आपने उसको पुश कर दिया तो उससे स्पीड बढ़ भी सकती है। इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशंस वेयर अ फोर्स इज अप्लाइड। हम अपने डेली लाइफ में भी, आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग अ ड्रॉयर, जैसे आपने ड्रॉयर को खींचा तो आप विद द हेल्प ऑफ हैंड ही खींचते हो ना, आप फिंगर्स को के जरिए ही खींचते हो। स्ट्रैचिंग अ रबड़, आप रबर बैंड को भी खींचते हो तो अपने फिंगर्स के जरिए ही। अब फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल, उसमें भी वो अपने पूरे पाम और फिंगर का हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब किकिंग अ फुटबॉल, आप फुटबॉल को किक करते हो तो आप लेग की हेल्प से करते हो। अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ मूविंग बाईसाइकिल, बाईसाइकिल को भी हैंड से ही ब्रेक लगाते हो। रोलिंग अ चपाती मम्मा जब रोल करती है तो वो विद द हेल्प ऑफ हैंड करती है। और टर्निंग द स्टीयरिंग हैंडल ऑफ एन ऑटो रिक्शा वाला भी जब टर्न लेना होता है तो वो स्टीयरिंग को अपने हाथ से ही घुमाता है, ठीक है। व्हाट इफेक्ट कैन दी एप्लीकेशन फोर्स हैव ऑन ऑब्जेक्ट? तो इन सारे एप्लीकेशन में वो फोर्स लगाना पड़ता है ऑब्जेक्ट पर और वो फोर्स उस पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में, जो वो फोर्स जो अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट पे वो इस तरह से हो सकता है। मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है तो उसको मूविंग कर देता है, मीन्स उसको स्टार्ट कर देता है। फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग, अगर कोई चीज़ घूम रहा है, जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो वो इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकता है। और अगर आपने उसको डिस्ट्रक्शन किया आगे जाने से, ऑब्स्ट्रक्ट डाला रास्ते में, तो वो स्पीड भी कम हो सकती है या वो रुक भी सकता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो मोशन ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को भी, अगर ये रोल ऑन इधर हो रहा है बॉल और आपने यहाँ पे इसके ऑब्स्ट्रक्ट डाल दिया तो वो इस डायरेक्शन में भी आ सकता है वापस, ठीक है। तो इस तरह से आप उसके डायरेक्शन को भी, मोशन को भी बाय द फोर्स हम उसको चेंज कर सकते हैं। ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई क्ले का मटेरियल है, मान लो ये सर्कल शेप में है, अगर आपने उस पर पाम अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, वो सीट के फॉर्म में भी चेंज हो जाएगा या फिर आप उसको किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हो अगर वो फ्लैक्सिबल कोई भी ऑब्जेक्ट है तो। कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स, सारे इफेक्ट्स या फिर इसमें से कुछ आपको फोर्स लगाने पे सारे दिख सकते हैं और सारे होंगे, ठीक है। डज दिस मीन दैट whenever there is a change in speed of direction or change in shape a force is acting on the object? तो yes, अगर किसी की चीज़ की स्पीड आपको चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करना है तो आप उसमें फोर्स अप्लाई कर सकते हो और फोर्स अप्लाई करने से ये होगा, ठीक है। येस, नन ऑफ दिस टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स, तो कोई भी काम विदाउट फोर्स अप्लाई किए हुए आप नहीं कर सकते, ठीक है। अ स्टेप फर्दर, एक कदम और आगे चलते हैं कि क्या लिखा है। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, डज इट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट? अगर कोई रेस्ट पे पड़ा है तो क्या इसका मतलब है कि इसमें कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है? इट मीन्स दैट द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट्स आर बैलेंसिंग वन अनदर। अगर वो वहाँ पे, अगर कहीं किसी स्पेस पे या लैंड सरफेस पे अगर कोई बॉल टिकी हुई है या कोई बुक टिका हुआ है तो इट डजेंट मीन कि वो हवा में है, वो इस टेबल पे है। इट मीन्स टेबल से भी इस पर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तब वो फोर्स कौन सा फोर्स है, वो बैलेंसिंग फोर्स है जिसके कारण वो यहाँ पे है। अगर वो रोलिंग सरफेस होता या फिर स्लाइडिंग होता तो वो जो भी सामान है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ ठहरा नहीं रहेगा, वो नीचे आ जाएगा या फिर वो फॉलन डाउन हो जाएगा, ठीक है। और डाउन भी है, वो ज़मीन पे भी पड़ा हुआ है तो भी उस पर भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। इट मीन्स वो बैलेंसिंग फोर्स है, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट बैलेंस फोर्सेस इन हाइयर ग्रेड्स, आप हाइयर ग्रेड में बैलेंस फोर्स पढ़ोगे। फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सके हम इस चैप्टर में भी पढ़े, या फिर अगर यहाँ नहीं पढ़ रहे हो तो आगे चैप्टर्स में आपको आगे क्लासेस में आपको देखने मिलेंगे। 5.3 आर फोर्सेस एंड इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स एक या दो से अधिक सामानों के बीच के इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल है या उसके कारण ही होता है। तो यस, ठीक है, कोई भी अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसमें इंट्रैक्शन तो ज़रूर है दो चीज़ों में। अगर आप किसी टेबल को पुश कर रहे हो तो आपने टेबल पे हाथ तो लगाया हुआ है तभी आप उसको पुश कर पा रहे हो, ठीक है। तो हमारा इसके टेबल और हमारे हैंड के बीच कांटेक्ट बना है तो इट मीन्स दोनों के बीच इंट्रैक्शन बना है।
व्हेन यू पुश अ टेबल योर हैंड इज़ वन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स एंड अनदर ऑब्जेक्ट। जब आप टेबल को पुश कर रहे हो, धक्के मार रहे हो, तो आपका हाथ एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका टेबल है जिसमें आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। द टेबल, हियर वी से डैट योर हैंड एंड द टेबल आर द टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है जिनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है इस काम को करने में। थिंक ऑफ ऑल द एक्शंस लिस्टेड इन टेबल 5.1। जो भी हमने टेबल पॉइंट 5.1 में एक्शन पढ़े उन सब में क्या है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसमें दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट इंट्रैक्शन कर रहे हैं या एप्लीकेबल हैं। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द एक्शंस। तो आप उसमें देखिए कौन कौन से एक्शंस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं। डू यू नोटिस दैट फोर्सेस रिजल्ट ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इंटरेक्टिंग इन सम वे और द अदर। तो यस, हमने देख लिया है कि यहाँ कैसे दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, दो या तीन, दो से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं तो काम हो रहा है, अप्लाई हो रहा है फोर्स। From these examples we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play। हम देख रहे हैं तीन नहीं तो कम से कम दो ऑब्जेक्ट के बिना तो फोर्स अप्लाई हो ही नहीं सकता। एक हमारा बॉडी फिजिकली और किसी ऑब्जेक्ट जिसको भी, चाहे वो बॉल हो उसको किक करने हो या उसको पुश करना हो या फिर टेबल पे कॉपी किताब जो भी रखे हुए हैं उसको हमें उठाना हो, किसी भी चीज़ के लिए हमारे दो ऑब्जेक्ट तो अप्लाई होंगे। एक हमारा हैंड है, एक हमारा टेबल है, एक हमारा हैंड है या फिर एक हमारा लेग है और एक हमारा बॉल है। तो ये हमारा एक हुआ लेग और दूसरा हुआ बॉल, एक हमारा हुआ हैंड और दूसरा हुआ हमारा टेबल जिसको हम पुश कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं दो कम से कम इंटरेक्शन हो रहा है। अगर आप रस्सी के जरिए भी कुछ, मान लो आपके ये बॉल है, ठीक है, और आपका हाथ है, ठीक है, तो अगर आप उतने दूर नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपने रस्सी के जरिए बॉल को क्या है स्टॉप करने की कोशिश की या रड के जरिए। तो यहाँ कितने ऑब्जेक्ट हुए, यहाँ एक, दूसरा ये हमारा रॉड है और ये तीसरा हमारा बॉल है। तो तीन चीज़ों के बीच में क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है। तो इस तरह से दो से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिनके बीच इंट्रैक्शन हो फोर्स अप्लाई करने के लिए, ठीक है। Do you notice that forces result only when two objects are interacting in some way or other? Yes. From this example, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. तो yes, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकते हैं फोर्स को अप्लाई करने के लिए, कोई काम करने के लिए। अब फोर्स इज अ पुश और पुल on an object resulting from the object's interaction with another object। तो क्या है, फोर्स क्या है, पुश और पुल है, जो हमने पहले ही पढ़ रखा है। पुश और पुल को हम फोर्स कहते हैं, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, उसकी मोशन को चेंज कर सकते हैं, उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं या फिर उसके शेप को चेंज कर सकते हैं या करने की कोशिश कर सकते हैं, टेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुश और पुल क्या है, रिजल्ट है जो फोर्स का है, ठीक है। और उनके बीच इंट्रैक्शन जरूर होगा, इंट्रैक्शन नहीं होगा तो फोर्स अप्लाई कैसे हो पाएगा। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, जिसको हम स्मॉल एन लिखते हैं और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल एन, ठीक है। अगर कैपिटल एन सिंबल में दिया है तो यू मस्ट बी राइट कैपिटल एन, आप स्मॉल एन नहीं लिख सकते हो, ठीक है। जो एन क्या है, सिंबल है फोर्स का, और न्यूटन क्या है, इसका एसआई यूनिट है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने जितना भी आपने फोर्स लगाया है उसके पीछे आपको यूनिट इसकी डालनी होती है, यूनिट, जो कि आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि हमें किसी भी लेंथ तक या किसी भी मेजरमेंट में उसकी यूनिट डालनी बहुत ज़रूरी होती है। यूनिट के बिना हमें पता नहीं लगेगा कि हमने किससे उसको मेज़र किया है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, व्हेन यू पुश द टेबल विथ योर हैंड, डिड यू फील अ फोर्स ऑन योर हैंड टू? येस, द मोमेंट यू स्टॉप्ड पुशिंग द फोर्स ऑन योर हैंड डिसअपियर्ड। और जैसे ही हम पुश और पुल कुछ भी नहीं करेंगे तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे हाथ पे कोई प्रेशर पड़ रहा है या फिर कोई फोर्स पड़ रहा है। व्हेन एवर टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट ईच ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। जब आप दो ऑब्जेक्ट के बीच इंट्रैक्शन होता है, आप उसको पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, तो आपको एक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा कि हाँ कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। एज सुन एज द इंट्रैक्शन सीजेज, जैसे इंट्रैक्शन बंद हो गई, द टू ऑब्जेक्ट नो लॉन्गर एक्सपीरियंस द फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ना आपका हाथ, ना वो एलिमेंट, ना वो ऑब्जेक्ट फोर्स को फील कर पाएगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज कौन से हैं? तो हमारा पहला हमने देख रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स है, जिसमें कि हमारा मस्कुलर फोर्स आ रहा है, ठीक है, जिसपे क्योंकि मसल्स से के जरिए जब आप कोई भी चीज़ को पकड़ रहे हैं तो वो उसमें आपको हैंड मसल्स ही है जो हमें हैंड को मूवमेंट या लेग को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। अगर ये मसल्स ना हो तो हम अपने हाथ से को या पैर को यूज़ में नहीं, अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपना कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है हमारा।
इन एनी सिचुएशन वी फाइंड दैट टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी बिटवीन आवर बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट। तो बॉडी, हमारा बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं वो हमें फिजिकली क्या है, हम उसको ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करते हैं जिसके कारण हम फोर्स को अप्लाई कर पा रहे हैं। दिस कॉन्टैक्ट कैन बी डायरेक्ट, उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमने जैसे दिखाया कि हम किसी रोप के जरिए कोई कपड़े को खींच रहे हैं, या फिर हम रड, हमने कोई होता है ना कभी हमारे टेरेस से दूसरे के टेरेस पे अगर हमारे कोई कपड़े उड़ के चले गए तो हम उसको क्या करते हैं, किसी रड के जरिए उसमें कुछ भी क्लिप फंसाकर हम उस कपड़े को वापस अपने पास लेके आते हैं, ठीक है। या फिर आपके कॉक खेलते समय कॉक ही अगर किसी के यहाँ चला जाए या कहीं चला जाता है तो हम उसको रड की हेल्प से निकालते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हम देखते हैं कि हम कैसे हमारा एक हाथ हमारा एक कांटेक्ट में आ रहा है और रड है, और रड के साथ वो जो भी हमने उसको पुल करने के लिए ऑब्जेक्ट लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 ऑब्जेक्ट इंट्रैक्शन में आ रहे हैं, तो 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी इसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्टली हो सकता है या इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्टली जब हमने हैंड यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट जब हमने हैंड में भी कुछ रड या स्टिक पकड़ के काम कर रहे हों, सच इज यूजिंग अ स्टिक और अ रॉप, ठीक है। तो हम रस्सी यूज़ कर रहे हैं या स्टिक कर रहे हैं, तो ये थर्ड चीज़ होगी हमारी, इनडायरेक्टली हम कर रहे हैं। Forces of this type which act only when there is physical contact between the objects are called contact forces, क्योंकि हम उसमें कांटेक्ट में आ रहे हैं, क्योंकि हमने फिजिकली अपना ऑर्गन को यूज़ किया है काम को करने के लिए, तो उसको फिजिकल कांटेक्ट कहते हैं। और इस फिजिकल कांटेक्ट को हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, क्योंकि हम उसमें कांटेक्ट में आ रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के हमारे बॉडी के द्वारा, ठीक है, बॉडी के साथ। अब ये हमारा कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है जो है हमारा मस्कुलर फोर्स। एन एग्जाम्पल, आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से फोर्स हैं, तो आप मस्कुलर फोर्स उसमें दे सकते हो। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है हमारा मस्कुलर फोर्स। व्हेन वी परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी सच एज वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, जंपिंग और स्ट्रेचिंग, द फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स। तो हम कोई भी काम जो भी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मसल के कारण ही हम क्या कर रहे हैं, लोकोमोशन कर पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम दौड़ पा रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। जो हमारे ये डॉल्फिन भी एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि इनकी मसल की बनावट इस तरह से है। ये स्नैक भी आप देख रहे हैं रोल कर पा रहे हैं क्योंकि इनके मस्कुलर है। अगर ये कोई भी स्ट्रेट चीज़ सिर्फ स्केलेटन से बना हुआ हो तो क्या आप उसको फ्लैक्सिबल, उसको आप मोड़ सकते हो? ये बताओ, अगर आपने मेटल की रॉड ली है तो क्या आप उसको रोल कर पाते हो? नहीं कर पाते हैं। अगर कोई हमारे जैसा, क्या हम इंसान जैसे अपने हाथ को पैर को मूव करा के सारे एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन सारे कुछ कर पाते हैं, क्या वैसे हमारा मेटल का रॉड वगैरह जो भी हार्ड है मटेरियल वो कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जो कि हमारे बॉडी को हमारा मसल देता है। हमारे बॉडी को हमारा मसल ही क्या है, फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी में अगर मसल ना बचे और बोन बचेंगे, बोलते हैं ना, अगर बॉडी में मसल ना रह जाए तो हमारे फ्रैक्चर का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं बॉडी के। तो इसीलिए मसल्स, प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है जिससे हमारे मसल्स ग्रो हो और हमारे बॉडी को जब चोट लगे तो वो हमारे स्केलेटन को हमारा मसल प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। ओके, मस्कुलर फोर्सेस occurs when muscles contract and elongate while doing any activity। जब आप किसी चीज़ को लेने के लिए अपने हाथ को ऊपर कर रहे हो, ठीक है, जब आपने अपने हाथ को ऊपर किया तो क्या हुआ, आपने यहाँ तो आपका जो ये आर्म का सरफेस है ये क्या हुआ, ये तो इलोंगेट है, सीधा है, लेकिन आपने इस सरफेस को क्या किया, अपने आर्म के आगे जो हमारा हैंड है उसको हमने क्या किया है, हमने इसको मोल्ड किया है, ठीक है। तो ये पोर्शन इलोंगेट है और ये हमने जो हमारा एल्बो है इसको आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर आपने हाथ को ऐसे ही रखा होता तो आपको जो भी पीसेस या कुछ भी लेना है यहाँ से, जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से ले रहे हो, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये है आपका पाम और फिंगर, ठीक है, और ये है आपका एल्बो और ये है हमारे आर्म। तो आप देख रहे हो कि ये इलोंगेट है, यहाँ एल्बो हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और ये भी स्ट्रेट जा रहा है, और फिर हमने अपने पाम को क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस तरह से हम इस सामान को, इस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जरूरी है। कॉन्ट्रैक्शन और इलोंगेशन अगर नहीं होगा, इलोंगेट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम मस्कुलर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जब आप देखते हैं, जब आपके लेग भी पीछे की तरफ जा रहे होते, कर रहे होते हो आप, तो क्या होता है आपका, देखो एक सरफेस आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक इलोंगेट है, या फिर आप सीधे भी चल रहे हो
तो भी क्या होते हैं, आपके जो यहाँ नीज है वो घुटने वो भी मुड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो कोई भी काम हम, अगर आप पैर भी अपने कदम भी आगे बढ़ा रहे हो तो उसके लिए भी हमें क्या करना होता है, हमें अपने लेग्स को मस्कुलर फोर्स लगानी होती है, कॉन्ट्रैक्ट और इलोंगेट करना होता है, ठीक है। उसके बिना हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। एनिमल्स, बर्ड, फिश एंड इंसेक्ट यूज मस्कुलर फोर्सेस फॉर मूवमेंट और सर्वाइवल एज कि हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे क्या है, सिर्फ हमारे प्लांट को छोड़कर, क्योंकि उनके अंदर मसल्स नहीं है, वो अलग ही फाइबर के बने हुए हैं ना, तभी तो वो एक जगह क्या है खड़े रहते हैं, तो खड़े ही रहते हैं। अगर इनके अंदर कोई मसल्स होता और ये हमारे जैसे होते तो, और हमारे जैसे ऑर्गन इनके वर्क कर रहे होते तो ये भी चल रहे होते, ठीक है। मूवमेंट इनमें भी शो होता है, सॉरी लोकोमोशन इनमें भी शो होता है, मूवमेंट तो इनके भी होते हैं क्योंकि इनके भी स्टेम ग्रो होते हैं और इनकी पत्तियां हिलती हैं हवा से, बट इसको हम लोकोमोशन नहीं कह सकते। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इन सब में क्या है, मसल्स हैं, जिस कारण की ये अब देखो ये बच्चा ही क्या है, एक हाथ को इसने क्या कर रखा है, सॉरी इलोंगेट कर रखा है, जबकि पाम को इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया है और अपने ज़मीन पे इसने अपनी पकड़ बनाई है। जबकि ये वाले हाथ भी इसने क्या किए हैं, ऊपर करके रखे हैं। यहाँ भी पैर को देखो, थाई जो है इसके फीमर की बोन को इसने क्या किया, इलोंगेट रखा है और नीचे के पोर्शन को इसने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, ठीक है। इस तरह से मूवमेंट पॉसिबल हो पा रहा है, नहीं तो ये मूवमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो। तो बेटा हमारा ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो चलिए हम यहाँ अपने वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।